नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी इस श्रृंखला की तीसरी वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। और मध्यकालीन इतिहास की दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक आ चुकी है, आप उसको देख लीजिए पहुंच के। उसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे कहनी वो ये है कि देखिए, हमने अपने वीडियो का प्रारंभ किया था 2019 के प्रश्नों से। उसके बाद 2020 के प्रश्न आए, उसके बाद 2021 के आए, उसके बाद 2022 के आए। तो अब आपके लिए समझना थोड़ा आसान होगा कि प्रश्नों की प्रकृति कैसे बदल रही है। पहले प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे थे, 20 में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, 21 में किस तरह से पूछे जा रहे हैं, फिर 22 में किस तरह पूछे जा रहे हैं। तो आपको इससे पहले वाली वीडियो देखना जरूरी होगा। और यहाँ पर जो दो भागों में मैं वीडियो लाया हूँ सॉरी, मध्यकालीन इतिहास का, तो मध्यकालीन इतिहास की ये दूसरी वीडियो है, दूसरा भाग है इसमें। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे, कल 10 प्रश्न हम देखे थे, अब उसके आगे से हम यहाँ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इससे पहले एक चीज और मैं यहाँ पे नोट करा देना चाहता हूँ कि जो प्रश्न यहाँ हम आपको दे रहे हैं, देखिए, हमने ये देखा कि मध्यकालीन इतिहास में जो प्रश्नों की प्रकृति बदल रही है, उसी के अनुसार हम साथ साथ व्याख्या भी जोड़ते जा रहे हैं। और पहले भी बोल चुका हूँ कि आप लोग नोट्स बनाइए, जिससे आप लोगों के लिए ये काफी आसान होगा। और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, उन सारे प्रश्नों को लगभग ये कवर करने वाला है। आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। तो इसमें हम देखते हैं, हमारे पास दो कथन हैं। कथन कारण के प्रश्नों की संख्या, मिलान करने वाले प्रश्नों की संख्या मध्यकालीन इतिहास में ज्यादा पाई जाती है। हालांकि जो है आधुनिक इतिहास में भी देखा जा रहा है। फिलहाल अभी इसे देख लेते हैं। प्रथम कथन हमारा कह रहा है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। हम चेक करेंगे इसको कि ऐसा किया था कि नहीं किया था। उससे पहले दूसरा कथन देख लें। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, यानी कि आप लव मैरिज कर सकते हैं। ये अकबर जानता था प्रेम का महत्व, इसलिए उसने सुविधा दे दी थी उसी समय। तो अब यहां हम देखने वाले हैं कि उपरोक्त दोनों कथनों में सत्य कौन सा है या नहीं है। तो हमारा यहाँ पे विकल्प सी सही है, यानी कि अकबर के पास इतनी सूझबूझ थी और उसने ऐसी व्यवस्था की थी। लेकिन इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि जब अगला प्रश्न बन सकता है तो हो सकता है उसमें पूछ ले कि वो जो आयु निर्धारित की गई थी वह क्या थी। तो दोनों कथन सही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष और लड़कियों के लिए कम से कम 14 वर्ष की आयु निर्धारित की थी कि इस दौरान वे शादी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि लव मैरिज कर सकते हैं, यानी कि अपने इच्छा के अनुसार वो अपने साथी का चुनाव कर सकते हैं। तो ये कमाल की बात थी उस समय। हालांकि आप अगर बताना चाहें तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अभी वर्तमान सरकार ने लड़कियों की शादी की आयु जो थी उसमें कुछ बदलाव किया है, तो आप उसको बताने की कोशिश करिए। चलिए अगला है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है हमें। यहाँ पर कुछ पदों के नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित विभाग यहाँ दिए गए हैं, यानी कि वह पद निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो हमारा पहला है दीवाने तन। दीवाने तन क्या कार्य करता था? दीवाने तन का कार्य होता था जागीर व वेतन को देखना। उसके अलावा मुस्तारफी, तो मुस्तारफी का काम क्या होता था? मुस्तारफी का काम होता था कि राज्य की आय व्यय का निर्धारण करना। मुस्तारफी करते थे, राज्य की जो आय व्यय होता था उसका निर्धारण करते थे। मुशर्रिफ की अगर बात करते हैं तो मुशर्रिफ क्या करते थे? मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए कार्य करते थे। मुशर्रिफ का काम था कि आप कार्यालय देखभाल करिए। एक और आ जाता है वकिया नवीस। तो वाकिया नवीस का कार्य क्या होता था कि प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, एक तरह से लिपिक थे। ठीक है, इनका कार्य था कि लिपिबद्ध करना किसी भी सूचनाओं को या फिर किसी प्रकार के फरमानों को। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ जो है संप्रदाय के प्रमुख दिए गए हैं, यानी कि संतों के नाम दिए गए हैं और इधर उनकी मजार के बारे में दिया गया है, कहाँ पे उनकी मजार स्थित थी। तो पहला है, इसमें कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत एक विकल्प है, इसमें से हम उसका चुनाव करना है। तो शेख मनोजुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह जो है अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इनकी मजार है दौलताबाद में। शेख मोहम्मद हुसैनी, इनकी मजार है गुलबर्गा में। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह यहाँ विकल्प हमारे पास है मुल्तान, जबकि ये विकल्प गलत है। अगर आप लोगों में से दिल्ली जो रह रहे हैं जितने लोग, उनको पता होगा कि एक निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है। तो इनका क्या है कि इनकी दरगाह जो है वो दिल्ली में है।
ठीक है, हालांकि ये प्रारंभ में चले गए थे लाहौर पाकिस्तान में, उसके बाद पुनः दिल्ली आ गए वापस। तो यहाँ क्या है, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, इन्हें महबूब ए इलाही। तो प्रश्न केवल इतना भी बन सकता है कि निम्न में से किस संत का उपनाम महबूब ए इलाही था, ये भी बन सकता है, और किस संप्रदाय से संबंधित है, ये भी बन सकता है। ठीक है, और उसके अलावा इनका जन्म बदायूं में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है, और इनका मकबरा दिल्ली में है, जिसे निजामुद्दीन कहा जाता है, वो जगह का नाम है। यहाँ पे जब हम सूफी संत की बात कर रहे हैं तो देखिए होता क्या है कि जैसे जब धार्मिक आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान देखा गया कि जैसे हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय आते हैं, उसी तरह मुस्लिम धर्मों में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय आए। जो मुस्लिमों में इस्लाम में सबसे लिबरल एक संस्था बन गई, एक उदार संस्था ये बनी, और इसी उदार संस्था को सूफी कहा गया। ये क्या करते थे कि नाच गाना करना और जो है उस माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य होता था। तो इन्हें सूफी का, सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी चीजें, कोई सफा से कहता है, कोई जो है सूफ से कहता है, किसी प्रकार के शब्दों की, बट हमें यह समझ लेना कि एक प्रकार के संत होते थे, बस हो गया, एक प्रकार से फकीर होते थे, और ये गाना बजाना के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। संप्रदाय बहुत सारे बट गए थे उस समय, उनमें एक चिश्ती संप्रदाय था जिससे इनका संबंध था। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की जो नहर थी, रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो निम्न में से किसका किया गया? एक का नाम है सेखनूनी, सहाब नहर, नहर ए बिहिष्ट, नहर ए आगरा। हमारा यहाँ पे विकल्प बी सही है। ठीक है, विकल्प बी सही, सहाब नहर का जो है ये नाम रखा गया था। मुगलकालीन सहाब यानी उसे सिहाब भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह देख सकते हैं, वहां रेड कलर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, सहाब या सिहाब। सिहाब का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया। अकबर के समय पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा कराया गया था। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम सिहाब नहर रखा। ठीक है, देखिए जो मुगलकालीन जो सम्राट हुआ करते थे, वे सब भी ये ध्यान देते थे कि हमारे जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उसमें कमी ना हो किसी प्रकार की। तो कुछ ऐसे कार्य करते थे वो भी, उनमें से नहर निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि नहर ऐसी होती कि खेती वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है ये माना जाता है तत्व, सिंचाई, और उस समय नहरों की जो है सिंचाई एक अच्छा वो माना जाता था। निम्नलिखित में कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? निम्न में से किसने लिखा था इस किताब को? हमारे पास चार विकल्प है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, अकबर द्वितीय। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमारे जो यहाँ प्रश्न रहते हैं, आप पहले उनको हल करने का प्रयास किया करिए। कुछ सेकंड आपको टाइम मिलता है, आप देखिए कि उन प्रश्नों को आप हल कर पा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपका भी हौसला अफजाई होगा इसमें। तो हमारा यहाँ पहला है विकल्प, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने इस पुस्तक की रचना की थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो थे, वे बीजापुर का शासक था। इन्होंने किताब ए नौरस पुस्तक लिखी थी। केवल इतनी इंफॉर्मेशन इस समय पुस्तक के विषय में जाननी है, बस हो गया। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन ए, दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन कारण वाला प्रश्न है, बताना है कि कथन सही है, कारण सही है, कथन गलत है, कारण सही है, कथन सही है, कारण गलत है। इस तरह के हमारे पास विकल्प मौजूद हैं। तो यहां देखते हैं कथन क्या कह रहा है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ठीक है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसके विषय में भी कहा गया कि आयोग का ये विवादित जो है प्रश्न था, लेकिन विवादित नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से कारण दिया गया है या फिर जो इसकी व्याख्या दी गई है, आप जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के जो शासक थे उनकी नींव ही सैन्य व्यवस्था पे टिकी हुई थी। इसलिए कि यहाँ पर जो राजा थे, स्थानीय राजा थे, या फिर जो उनके दुश्मन हुआ करते थे, तो वे हमेशा चाहते थे एक दूसरे पे आक्रमण करना या एक दूसरे के राज्य पे कब्जा करना। तो अगर सैनिक नहीं होंगे तो आप कैसे अपने राज्य को स्थायी रूप से बनाए रखोगे? तो कहीं ना कहीं सैन्य शासन कहना गलत नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा विकल्प ए सही है, ए और आर दोनों सत्य है, अर्थात यहाँ पे कथन भी सत्य है और कारण उसकी उचित व्याख्या भी कर रहा है। इसके बारे में हम डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सैनिक राज्य था, हमारा पहले ही उत्तर मिल गया। ठीक है, उसके बाद जो डिटेल दिया गया आप पढ़ सकते हैं, मैंने इसके जो है सारांश आपको बता दिया।
अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि इधर जो है संस्थापक है लोग हैं, यानी कि जो संस्थापक रहे हैं, और उधर उनके राज्य हैं। ठीक है, ये संस्थापक हो गए और ये राज्य हो गए। तो देखना है कि इसकी स्थापना इन्होंने किसने की थी। एक इसमें कथन गलत है, सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, कथन एक गलत है। तो यहां देखिए, राणा हमीर, इन्होंने मेवाड़ की स्थापना की थी, संस्थापक माना जाता है इन्हें। राणा चुंडा को मारवाड़ का माना जाता है, जबकि मलिक राजा फारूकी को खानदेश का माना जाता है। मलिक सरवर ख्वाजा जहां को मालवा का। हमारा यही विकल्प यहाँ पे गलत है। यहाँ पर क्या है कि एक जौनपुर स्थान है, जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां सरकी राजवंश शासन करता था, और उसकी जो संस्थापक जो थे वो यही थे। तो यहाँ पे जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 ईस्वी से 1479 1479 ईस्वी के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 में 1394 में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर, ठीक है, इन्होंने की थी या इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता, नाम ध्यान रखिएगा, जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं। इस प्रकार के वीरों को याद करना भी गौरव की बात होती है, इसलिए इन्हें भूलना तो सोचना भी नहीं चाहिए किसी को। कुछ याद रखिए न रखिए, ऐसे वीरों को जरूर याद रखिए जो हमारे इतिहास में एक स्वर्णिम स्थान रखते हैं, गौरवशाली स्थान रखते हैं। तो शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। यहाँ पे हमारे पास हमेशा की तरह 4 विकल्प हैं, मालवा के, मेवाड़ के, बुंदेलखंड के, मारवाड़ के। तो कहाँ के शासक थे, हमारा विकल्प डी सही, मारवाड़ के। मारवाड़ के जो शासक थे उनके यहाँ ये 2 वीर रहते थे, और इन्होंने शेर शाह के दांत खट्टे कर दिए। इस वजह से इनको शेर शाह काफी इनसे प्रभावित हुआ था। अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले ये मारवाड़ से संबंधित थे। मारवाड़ के शासक एक थे मालदेव, ठीक है, उनके यहाँ के सरदार हुआ करते थे। और ऐसे आपको हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे वीर मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी मिल जाएगी, जहां से अगर आप देखेंगे तो उनकी वीरता को देख को आपको लगेगा कि यह मानवीय कार्य नहीं हो सकता, उन्होंने अमानवीय कार्य किया है। यहाँ पे आगे देखते हैं, मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था। क्या कहा था शेरशाह ने, ये स्टेटमेंट लगा के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, उसने क्या कहा था, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होता। ठीक है, अब एक मुट्ठी बाजरा से तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि जैसे इस तरह के क्षेत्रों में अगर देखेंगे, वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान हरियाणा का जो क्षेत्र पड़ता है इधर, तो वहां इस प्रकार की खेती जैसे ज्वार बाजरे की खेती पर्याप्त मात्रा में होती है, अच्छी खासी। तो अब इनका कहने का मतलब है कि हमें प्राप्त तो थोड़ा होता, लेकिन हम अपना पूरा साम्राज्य खो दिए होते। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, और याद इसलिए भी रखना है क्योंकि यूपी पीएससी या फिर आयोग इस तरह के प्रश्नों के बनाने का एक चलन चल गया है कि आपको स्टेटमेंट दे देंगे। अगर आप 2022 के प्रश्नों को देखें तो यूपी पीएससी पॉलिटी में 2 स्टेटमेंट आए हुए हैं, स्टेटमेंट पे प्रश्न है, उसमें पटेल जी के हैं स्टेटमेंट जो है, तो नेहरू जी के हैं। तो इस तरह की चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी महान विद्वान कविंद्र आचार्य को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। किसने प्रदान किया था, जहांगीर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर ने। तो हमारा विकल्प सी सही है, शाहजहां ने कविंद्र आचार्य को जो है, ये कविंद्र आचार्य जी को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, और इन्हीं के कहने से वाराणसी और इलाहाबाद के लोगों जो धार्मिक तीर्थयात्रा कर लगाया जाता था उसको माफ कर दिया था। तो इनका काफी महत्व है इस विषय में, यहां देख सकते हैं। कविंद्र कल्पता, उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति प्रणीत की थी, यानी कि शाहजहां की प्रशंसा में एक प्रकार से प्रशस्ति पत्र लिखा था। उन्होंने बादशाह से निवेदन कर बनारस और इलाहाबाद, इलाहाबाद का नया नाम यहाँ आप देख सकते हैं, नया नाम अभी हो चुका है, तो हम उसी को बोलेंगे प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, प्रयागराज तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया इन 2 जगहों से। अगला है और अंतिम प्रश्न है हमारा इस वीडियो का, निम्नलिखित घटनाओं विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो क्या है हमारे यहाँ पे युद्ध दिए गए हैं, इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं, आपको युद्ध दे दिया जाएगा और उसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना होगा, या पुस्तकों की रचना दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जा सकता है, इसे इस टाइप के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कह रहे हैं कि पहला मुदकी का युद्ध है, पोर्टोनोवा का युद्ध है, शंकरखेड़ा का युद्ध है, बेदारा का युद्ध है। तो कौन सा पहले हुआ था, तो इस क्रम में अगर हम देखेंगे तो पहला युद्ध हुआ था शंकरखेड़ा का, और लगभग ये हुआ था 1724 के आसपास। ठीक है, 1724 में ये युद्ध हुआ था। उसके बाद आता है हमारा बेदारा का युद्ध। बेदारा का युद्ध कब हुआ था, बेदारा का युद्ध हुआ था 1759 में। उसके बाद हुआ था पोर्टोनोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था, 1781 में हुआ था।
उसके बाद मुड़की का आता है, ये लगभग 1845 में हुआ था, 1845 में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, 3 4 2 1, ये विकल्प हमारा सही है। ये यहाँ पर देखिए संकरखेड़ा 1724 में हुआ, बेदारा 1759 हुआ यानी कि 1759 हुआ, पोर्टोनोवा 1781 1781 में, मुडुकी का 1845 1845 में हुआ। तो ये हमारी वीडियो आज यहाँ समाप्त हो रही है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, और कल हम मॉडर्न इंडिया की जो भी वीडियो बन जाएगी, मॉडर्न इंडिया में प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसलिए उसकी वीडियो लंबी होगी। और आप सभी से, जैसा कि मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए। कुछ सेकंड का काम होता है लेकिन उससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। आप और लोगों तक लाभ पहुँचाइए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।